गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम बात करेंगे एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको सामान्य संभाव्यता वक्र भी कहते हैं। अब इस टॉपिक पे जो हम आ रहा है एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इस पर जाने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एनपीसी। ठीक है, फिर हम आगे इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये होता है कि कोई भी एक्शन है, कोई भी इंसिडेंट है, उसके होने की कितने परसेंट चांसेस हैं कि होगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर हम आप लोगों ने क्लास 9-10 में और मैथ में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, कि जैसे मान लीजिए हम कॉइन उछालते हैं तो हेड या टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और भाई जैसे कोई भी एक्शन कर रहे हैं या हम ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं या एनपीसी में आज डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो या दो ही चीज़ें होंगी, या तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी या फिर क्लियर नहीं होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। ठीक है, वही बात ना कि या तो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर है, या पूरा का पूरा चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा जो गड़बड़ कर जाएगा। ठीक, तो एनपीसी सिर्फ यही बताता है कि जैसे टोटल कोई काम होने के टोटल चांसेस कितने हैं। ठीक है, कि मतलब जैसे मान लो हम सिक्का उछाल रहे हैं तो क्या होगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा, दो चांसेस हैं। ठीक है, और उसमें से आप क्या पूछ रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ये बताता है किसको, प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी को। लेकिन तो ये तो सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट के बेसिस पे बात हो गई। लेकिन अभी यही हम बात करें कि एक क्लास में है, हम क्लास 10 के बच्चों के मार्क्स की बात करें। ठीक है, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो इसी की बात किसके थ्रू हम करते हैं, एनपीसी के थ्रू करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई टेस्ट है, उसमें हर टेस्ट उस टेस्ट में क्लास के हर बच्चे का जो मार्क्स रहेंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, और सबके हो सकता है दो चार के सेम रहे, दो चार के और कम ज़्यादा, कुछ एकदम जीरो रहें। ठीक है, तो यही चीज़ें हम एनपीसी पे सॉर्ट करते हैं। ठीक है, और यही जो एनपीसी पे जो डेटा हम सॉर्ट करते हैं, यही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करता है कि हाँ इतना तो इतना हो। जैसे मान लो 100 बच्चे हैं क्लास में। ठीक, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 100 बच्चे हैं क्लास में, तो 100 बच्चे में कम से कम नहीं तो 40 बच्चा तो ज़रूर ऐसा रहेगा ना कि जो 60 से 80% के बीच में रहेगा, फर्स्ट डिवीजन का जरूर रहेगा। 40 बच्चा कम से कम जरूर रहेगा ना। और फिर बचे 60 बच्चों में 20 बच्चे, अगर नहीं 30 बच्चे जरूर ऐसे रहेंगे जो सेकंड डिवीज़न रहेंगे। फिर बचे 30 बच्चों में नियर अबाउट 20-25 बच्चे ऐसे जरूर रहेंगे जो थर्ड डिवीज़न रहेंगे। ठीक, फिर 5% या 4% ही रहेंगे जो फेल आउट रहेंगे। ठीक, या फिर जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, या फिर जो पढ़ के एग्ज़ाम नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग जैसे फेल में कंसिडर कर लेते, तो फेल है तो फेल है, कहानी खत्म होगी। लेकिन हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसी बनी है जिसकी वजह से वो पढ़ ना पाया हो। ठीक है, स्टूडेंट, या अच्छा एग्ज़ाम ना दे पाया हो, तो उन सब चीज़ों की बात एनपीसी पे हम करते हैं। ठीक है, चलिए हम जरा डेफिनेशंस पे गौर करते हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट अ चांस ऑफ अपियरिंग, कोई घटना होने की क्या चांस है, यही प्रोबेबिलिटी बताता है। देन एनपीसी, दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इज ड्रॉन टू शो द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इन आइदर साइड ऑफ द मीन वाइल। ठीक, मीन वैल्यू जो कुछ भी होगी उसके दोनों साइड, यानी अगर कोई काम होने की चांसेस 100% हैं तो उसके 50% और 50% को हम बांट देंगे, उसके बीच में एक लाइन खींचेंगे, वो मीन लाइन कहलाएगी। ठीक है, उसी पे मीन मीडियन मोड तीनों हमारा लाई करेगा। ठीक है, तीनों हमारा उसी पे लाई करेगा। ठीक, कैसे करेगा इसको हम जब न्यूमेरिकल और इसका एप्लीकेशन पार्ट का मैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। वैसे काफ़ी कुछ क्लियर आज मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, in a normal classroom, we always observe that most of the students get average marks, very few get excellent marks, and very few get poor marks. वही भी जो मैं हम बात कर रहे थे नंबर पाने की। ठीक है, so if we draw graph or curve of such data, we get NPC. For example, many human characteristics like height, weight, strength, learning ability, cooperativeness, social dominance, etc. yield NPC. ठीक, यही बात हिंदी में दे रखी है यहाँ पे कि एनपीसी क्या है, जो भी हमने आप लोगों को हिंदी में समझाया था वही टोटल है। तो मैं इसको फिर से पढ़ के नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि फालतू में वीडियो लंबी होगी। ठीक, अब हम आते हैं यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ
एनपीसी पे कि इसके यूज़ क्या है और इनके एप्लीकेशन है क्या है। तो सबसे बड़ी बात अगर हम या मेन बात करें कि क्या यूज़ होता है एनपीसी का, ठीक। तो ये किसी भी ग्रुप में जो जैसे कोई मान लीजिए ग्रुप है, ठीक, और उसका जो मार्क्स हैं या जो आउटकम्स हैं, ठीक, उसमें कम या ज़्यादा मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बताता है, ठीक है। और जैसे कोई पर्टिकुलर 2 मार्क्स है 50 या 50 से 100 के बीच में, 50 से 55 के बीच में प्राप्त कर मार्क्स कितने बच्चों ने पाए, ये बताएगा हमको एनपीसी ही, ठीक है। और कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन वाली कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे एकदम से लाई कर जाएंगे, ठीक है, तो उसको भी ये एनपीसी हमको बताएगा, ठीक है। और ये किसी भी एग्ज़ाम के, किसी भी टेस्ट के, किसी भी एट्रीब्यूट के, किसी भी वेरिएबल के डिफ़िकल्टी लेवल को भी बताता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम लिया, टेस्ट लिया और उसमें मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाए, तो या तो पढ़ाने वाले टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया है, एक कंडीशन ये हो सकती है, या हो सकता है डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहा हो, ठीक है। तो 2 ही चांसेस हो सकते हैं, ठीक। ज़रा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, उस पर गौर करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा हमारा ये कि ये क्या होता है एनपीसी। तो सबसे पहले हम इसका शेप की बात करते हैं, ठीक। एनपीसी यानी सामान्य संभावना वक्र मध्य वाले भाग तथा दोनों ओर सीमांतों पर सममित होता है, सिमेट्रिक होता है, अर्थात इसकी आकृति बेल शेप्ड होती है, ठीक है। एनपीसी का शेप कैसा होता है, बेल शेप्ड होता है, घंटाकार होता है। सामान्य प्रायिकता वक्र वास्तव में कैसा होता है, बेल शेप्ड होता है, ठीक है। और पूरी तरह सिमेट्रिकल होता है, पूर्ण सममित होता है और यूनी मॉडल होता है, ठीक है। और इसके दोनों एजेस पे, किनारों पे कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज बहुत कम होती हैं और सेंटर पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज लाई करती हैं, ठीक है। और यहीं पे इसका पीक पॉइंट शीर्ष बिंदु भी होता है सेंटर पे ही, ठीक है। अब सामान्य संभावना वक्र की रेखाएं दोनों अंतिम छोरों पर एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को ना ही स्पर्श करती हैं और ना ही उसके समांतर रहती हैं, ठीक। मैक्सिमम कभी कभी आप लोगों को दिख जाएगा कि बेल शेप वाला जो ग्राफ बना है वो किनारे किनारे दोनों किनारों पे टच करता है, बट ऐसा कभी नहीं होता है। वो ना पैरेलल होती हैं और ना टच करती हैं, वो इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलती हैं। तो इनफाइनाइट पे कहाँ मिलती है वो तो हम बता ही नहीं सकते, फिर इसलिए उसकी बात नहीं करते, हम इसीलिए कहते हैं कि वो टच नहीं करेंगी, ठीक है। यानी वो जो ग्राफ पे वो जो लाइन्स मिलती हैं वो एसिमेट्रिकल लाइन होती हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल लाइन या एसिमेट्रिकल लाइन्स हम उन्हीं को बोलते हैं जो एक दूसरे को काटे भी ना और पैरेलल भी ना हो, ठीक है। सामान्य संभावना वक्र के मध्य वाले भाग में अधिकतम आवृत्तियाँ होती हैं, हम बात को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह इसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी होती है एक, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल पार्ट कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हम जानबूझ के उसको आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा नया है और फिर आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा और न्यूमेरिकल में उस पर करवा नहीं पाऊँगा, लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो, इसी वजह से आज उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आप ये एक ग्राफ देख रहे होंगे एनपीसी का, यहाँ पे लाइन से टच हो गई, थोड़ा सा गड़बड़ है ये ग्राफ, सिर्फ समझाने के पर्पज से बना है, तो इसको आप लोग कंसिडर करिए। एक सर यहाँ तो टच कर रहा है, ये टच नहीं होता किनारों पे। देखिए यहाँ पे अगर हम बीच वाला पार्ट देखें तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा के बीच में लाई करती है। इधर आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे -3 और राइट साइड पे +3 देख रहे होंगे, ये सिग्मा होती है। सिग्मा इज द नोटेशन ऑफ एनपीसी होता है, एनपीसी कर्व को शो आउट करने का नोटेशन ही होता है सिग्मा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर सेंटर की बात करें मतलब -0.5 से +0.5 तक या -1 से +1 तक मैक्सिमम वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, ठीक है, नियर अबाउट 70%, ठीक है। उसके बाद -1.5 से 1.5 तक और कम है, ठीक है। इसी तरह ये एनपीसी शो आउट होता है, ठीक। और इसमें एक आता है स्क्यूनेस ऑफ कोफिशेंट, वो नेक्स्ट हम क्लास में वही जब न्यूमेरिकल कराएंगे तभी हम देखेंगे, ठीक है। अब इसके जरिए यूजर्स को हम देख लेते हैं। दी हुई सीमाओं के मध्य प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करना, मतलब अगर कोई लिमिट दे दी जाए कि 170 से 90% वाले कितने हैं, परसेंटेज फाइंड करिए, नंबर फाइंड करिए, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। एनपीसी में विभिन्न प्रतिशतों के मध्य के प्राप्तांकों की गणना करना,
ठीक है, कितने हैं उसके बीच में उनको पता करना। 2 अतिव्यापी वितरणों की तुलना करना, जो मैक्सिमम जिनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनकी कैलकुलेशन करना उनका, और उनके बीच में कंपैरिजन करना। परीक्षण के प्रश्नों के कठिनाई स्तर को ज्ञात करना, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये आज सिर्फ एनपीसी का इंट्रोडक्शन पार्ट आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी इसके लिए ज़्यादा आप वो मत होइएगा। इसका एप्लीकेशन पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में अपने रखूँगा, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल और इसका न्यूमेरिकल के बेसिस पे कैसे इस पे जो वैल्यूज़ मैंने ये ग्राफ अभी एक था आपका, ये वैल्यूज़ जो कुछ लिखी -1 माइनस +1 -1.5 +1.52 एंड जो अभी मैंने सिग्मा की डिस्कस किया था, वो सब कैसे आता है, वो सारी बातें हम एप्लीकेशन पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। आप लोग कुछ भी डाउट रहे या कुछ भी कम से कम कुछ कमेंट्स में बोला करें कि हाँ अच्छा लगा वीडियो, नहीं अच्छा लगा, पता तो चले कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एप्रिसिएशन के लिए मेरे इसका ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।